आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित हरिद्वाज और प्रशांति ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम एमपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में जीएस से रिलेटेड, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जीएस से रिलेटेड एमपी पुलिस में, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ मूव टू सेकंड स्लाइड। आप पहला क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये व्यापम का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया था। तो आप बता सकते हैं आंसर चूज करके। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, राजा मानसिंह के द्वारा, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया जो संग्रहालय था वो कौन सा था, गुजरी महल संग्रहालय। अब इसको महल क्यों बोलते हैं भाई, संग्रहालय और महल तो दो अलग अलग चीजें होती हैं, तो इसको महल क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो गुजरी महल की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, गुजरी महल। अब ये गुजरी महल के बारे में देखते हैं। ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था यही राजा मानसिंह ने। किसने बनवाया था भाई गुजरी महल, राजा मानसिंह और उनकी पत्नी, इनने बनवाया था। लेकिन क्यों बनाया था, इनकी जो पत्नी है जिनका नाम क्या था, मृगनयनी, क्या था, मृगनयनी, जो महारानी थी राजा मानसिंह की, ठीक है। तो इन पर आधारित है, मतलब राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए यह बनवाया। और ये जो महल है ये इन दोनों के अमर प्रेम की एक निशानी है। क्या है, अमर प्रेम की, अमर प्रेम का गवाह है, ऐसा बोल सकते हो आप ये महल। अच्छा, स्थित कहां है, अगर पूछ ले आपके एग्जाम में कि कहां स्थित है भाई, लोकेशन कहां है, तो आप लिख सकते हैं कि इसका लोकेशन कहां पर है, ग्वालियर में। कहां पर है, ग्वालियर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए महल तो बनाया, लेकिन ये महल था, ये संग्रहालय कैसे बना। तो अभी उसको अभी देख लेते हैं कि ये जो महल है राजा मानसिंह ने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए बनवाया था, जो एक गुजर थी। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम क्या था, मृगनयनी, ये क्या थी, गुजर। क्या थी ये, गुजर। ठीक है, अब ये थी गुजर, इसलिए इस महल का नाम भी क्या पड़ा, गुजरी महल। क्या पड़ा, गुजरी महल। गुजरी महल नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इनकी जो पत्नी थी मृगनयनी वो थी गुजर, इसलिए इस महल का नाम पड़ा क्या, गुजरी महल। और फिर 1922 की बात है, 1922 में जो पुरातात्विक विभाग है, कौन सा विभाग दोस्तों, पुरातात्विक विभाग जो है, पुरातात्विक जो विभाग है, उसने क्या किया था, इस महल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया था। ये जो महल था जो राजा मानसिंह द्वारा अपनी पत्नी के लिए बनाया गया था, 1922 में पुरातात्विक विभाग के द्वारा इस गुजरी महल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था, मतलब संग्रहालय बना दिया गया था। तो तब से लेकर आज तक इस महल को हम क्या बोलते हैं, गुजरी महल संग्रहालय। तो आई थिंक दोस्तों ये इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि हमने इस क्वेश्चन में कवर किया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या क्या था कि किसने बनवाया था, राजा मानसिंह ने। क्यों बनाया, किसके लिए बनवाया था, अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए। और गुजरी क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो क्या थी, गुजर थी। कहां पर है ये महल, तो क्या आंसर टिक करेंगे आप, ग्वालियर। अच्छा, ये संग्रहालय कैसे बना, क्योंकि 1922 में क्या था, पुरातात्विक विभाग ने इस महल को संग्रहालय में बदल दिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन जो कि व्यापक में पूछा गया। अच्छा, ये देख सकते हैं आपकी क्या क्वेश्चन है, श्री ओमकार मांधाता मंदिर अपने खालिस्तान के लिए जाना जाता है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, श्री ओमकार मांधाता मंदिर के बारे में बात चल रही है। अब ये जो ओमकार मांधाता जो मंदिर है, ये एक प्रकार का क्या है, ये पूछा है। क्या ये टनल है, क्या ये ज्योतिर्लिंग है, क्या ये गुफा है, क्या ये पंचामृत है, तो बताइए क्या है ये। तो आई थिंक आपने अभी तक अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। क्या है, ज्योतिर्लिंग। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्या है ये ज्योतिर्लिंग। के लिए तो ओमकार मांधाता मंदिर जाना तो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये कहां पर स्थित है, ये है खंडवा में। कहां पर है दोस्तों, खंडवा। अच्छा, खंडवा में कहां पर है, जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा जो रिवर है, रिवर जो नर्मदा है, नर्मदा नदी में एक द्वीप है, और उस द्वीप का नाम क्या है, मंदता, मंधाता द्वीप। कौन सा लैंड है ये, मंधाता द्वीप। इसी द्वीप पर
ये 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग कहां पर है? खंडवा के में नर्मदा नदी के तट पर जो मानधाता द्वीप है वहां पर है दोस्तों। क्या? ओमकार मानधाता मंदिर, मतलब वो ज्योतिर्लिंग के रूप में है और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है दोस्तों, एक ज्योतिर्लिंग और कहां पर है बताओ? उज्जैन में। कहां पर है? उज्जैन में। और ये कहां, क्या नाम है वो ज्योतिर्लिंग का? महाकालेश्वर। क्या है? महाकालेश्वर। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? ओमकारेश्वर। ठीक है, तो आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देख सकते हैं, व्यापम का 2016 में पूछा गया जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि 1200 किलोमीटर अपने जलमार्ग में ऊपरी पर्वत श्रृंखला में नमचा बरवा तक है, उसे कहते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं बात आपको बताऊं कि एक पर्वत है नमचा पर्वत, इस टाइप से मैं अगर भारत के मैप से आपको इसमें आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करूं तो यहां पर एक जो लोकेशन है दोस्तों वो है नेपाल की। क्या है? यहां पर साइड में नेपाल। ठीक है, अब ये हो गया नेपाल और यहां पर ये हो गया सिक्किम वाला जोन, और ये वाला जो जोन कहलाता है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और यहीं पर एक दोस्तों क्या? तिब्बत। क्या है? तिब्बत। तो तिब्बत में ये ऐसी पहाड़ियां हैं इस टाइप से, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ ये तिब्बत है, समझ लो अलग से, ये तिब्बत है। अब इस तिब्बत में क्या है? एक नदी है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो वहां पर ये बता रहा है कि एक श्रृंखला है, उसी श्रृंखला कौन की बात हो रही? नमचा पर्वत, और 1200 किलोमीटर तक है उसके जलमार्ग पर। तो यहां पर ये जो तिब्बत वाला जोन है, इस जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? तो उस जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांगपो बोलते हैं। बट ये नदी तिब्बत से होते हुए जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही इंडिया में इंटर होती है तो इस नदी को हम क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और इसमें पूछा क्या है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम से जानते हैं? तो क्या आंसर टिक करना है आपको? सांगपो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन 2016 में जो पूछा गया एमपी पुलिस में क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रबुद्ध भारत किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों प्रबुद्ध भारत क्या है? एक बुक का नाम है, एक पत्रिका है, सॉरी बुक नहीं है, एक प्रकार की क्या है? पत्रिका। अब ये जो प्रबुद्ध भारत नाम की जो पत्रिका है, ये क्या होता है? एक मिशन चलता है, एक मिशन चलता है, और उस मिशन का नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन। क्या है? रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन में, रामकृष्ण मिशन से जो अलग अलग जगह जो रामकृष्ण मिशन चलता है उसमें से हर महीने या ईयरली शायद, हाँ हर महीने क्या है? एक पत्रिका निकलती है, और उस पत्रिका का नाम क्या है? प्रबुद्ध भारत। और ये जो पत्रिका ये इंग्लिश में छपती है। और आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसके द्वारा लिखित है? मतलब सबसे पहले मतलब लिखा किसके द्वारा गया था? ये प्रबुद्ध भारत। और नाम भी किसने दिया? तो आंसर क्या टिक करके आना है दोस्तों आपको? स्वामी विवेकानंद। देखो इसमें ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस भी दिया है, बट क्या है? रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होती है, लेकिन ये लिखा किसके द्वारा गया फर्स्ट टाइम? इसका नाम प्रबुद्ध भारत किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको फोर्थ नंबर का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप फिर, भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो सबसे पहले आप पहला भी तो पूछ सकते हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इसमें पूछा है अंतिम, लास्ट वाले। तो लास्ट वाले में ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है? जैसे कि ऑप्शन दिया है चौधरी देवीलाल, मोरारी जी देसाई, एल.के. आडवाणी या जगजीवन राम। तो इसमें क्या, इसके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? लाल कृष्ण आडवाणी, एल.के. आडवाणी। ये लास्ट उप प्रधानमंत्री हुए। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? अगर उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो है कमलजीत दास। वर्तमान में अभी कौन है? कमलजीत दास। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ये वाली बात हो। लेकिन उप प्रधानमंत्री जैसा पद आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान में कहीं वर्णित ही नहीं है।
वो तो इसलिए बना दिया गया है कि अगर प्रधानमंत्री या तो स्वास्थ्य से खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए प्रधानमंत्री की, या तो प्रधानमंत्री काम करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में उनकी एब्सेंस में कैबिनेट की बैठक को की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? उप प्रधानमंत्री। लेकिन यह आपको यह भी जानकारी रहना चाहिए कि संविधान में इस पद का उल्लेख कहीं भी नहीं है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट वाले कौन है? एल के आडवाणी। अभी जो करंट में चल रहे हैं वो है कमलजीत दास। सो नाउ मूव टू 6 क्वेश्चन। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये रेड है और यहां पर हम कलर चेंज करते हैं। जस्ट वेट, ये आ गया पिंक का कलर। ठीक है, ये बेटर होगा। आर के नारायण की बात हुई। आर के नारायण को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस उपन्यास के लिए? तो बताइए किस उपन्यास के लिए आर के नारायण को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उसमें ऑप्शन है द बैचलर ऑफ आर्ट, स्वामी एंड फ्रेंड्स, गाइड, मालगुडी डेज। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जितनी चीज देख रहे हैं सारे उपन्यास आर के नारायण से ही रिलेटेड है, परंतु किस उपन्यास के लिए सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मिला था? तो क्या आंसर आएगा दोस्तों उसका? द गाइड। क्या आएगा? द गाइड के लिए उनको क्या मिला था? सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मिला था। अच्छा, मालगुडी जो डेज है, एक जगह है मालगुडी, उसके बारे में बताया गया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 7th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, क्या है? पल्लव साम्राज्य को भी खालिस्तान भी कहा जाता था। मतलब कौन सा पल्लव साम्राज्य को और क्या कहते थे, ये आपको बताना है। तो आई थिंक आपने आंसर अभी तक टिक कर लिया होगा। तो पल्लव साम्राज्य को क्या बोला जाता था? थोंडाई मंडल नाडु। क्या? थोंडाई मंडल नाडु। अच्छा, क्यों बोलते थे? ये थोंडाई मंडल जो नायडू है ना दोस्तों, ये क्या है? हिस्टोरिकल रीजन है। ये क्या है? एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरिकल रीजन बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, हिस्टोरिकल रीजन। और ये स्थित कहां है? अगर मैं लोकेशन देखूं तो इसकी, ये लोकेटेड कहां पे? तो लोकेटेड है ये आंध्र प्रदेश में और नॉर्थ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और तमिलनाडु का क्या? तमिलनाडु का जो नॉर्थ पार्ट वाला हिस्सा है वहां पर स्थित है थोड़ाई मंडल नाडु। ठीक है। और ये जो पल्लव शब्द की मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि जो पल्लव शब्द है, यहाँ पे पल्लव शब्द की बात हो रही है, जो तो पल्लव जो शब्द है वह तमिल तोंडियार और तोंडमान का संस्कृत रूप है। एक तमिल तोंडियार और तोंडमान का संस्कृत रूप है, संस्कृत रूप है, इसलिए इसको पल्लव बोलते हैं। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा होगा कि पल्लव साम्राज्य को क्या कहा जाता था? थोंडाई मंडल नाडु। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इनमें से मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? मालवा का जो सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है? उज्जैन और इंदौर। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? उज्जैन और इंदौर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अस्पृश्यता की बात किसमें की गई है दोस्तों? अनुच्छेद संविधान के 17 में की गई है। अच्छा, अनुच्छेद 42 में क्या की गई है? तो बताओ। अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि प्रसूति सहायता के लिए उपबंध है। इसमें क्या है? प्रसूति सहायता के लिए उपबंध, के लिए उपबंध है। ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या बताता है? अनुच्छेद 15 बताता है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर कोई विभेद नहीं। मतलब सब धर्म और जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 बताता है। और अनुच्छेद 14 क्या बताता है? समानता का अधिकार है। भारत के किसी भी क्षेत्र में जो कानून लगता है उसमें सब जगह समान अधिकार, यह अनुच्छेद 14 बताता है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसका संरक्षण बताता है कि समानता भारत क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण के बारे में बताता है। और 17 तो आपको पता है क्या? अस्पृश्यता के बारे में बताया गया। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे? 8। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वर्ष 1957 में पारित किया गया SCCRA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? इसका पूरा नाम है, हिंदी में अगर देखा जाए तो, प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम। क्या है? प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम।
ये जो 1957 में पारित किया गया। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो एक सिंपल सा आंसर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो है वो कहां पर स्थित है, बताइए दोस्तों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? तो इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा ही, इसको आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कमलापति पैलेस खालिस्तान में स्थित है। चलो अब ये बताओ कमलापति पैलेस कहां स्थित है? तो कमलापति पैलेस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? भोपाल में स्थित है कमलापति पैलेस। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, कितने बार एशियाई खेलों को भारत में आयोजित किया गया है? तो बताओ दोस्तों कितनी बार एशियाई खेलों को भारत में आयोजित किया होगा, जल्दी बताओ। कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में 2 बार एशियाई खेलों का भारत में आयोजन किया गया। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी के युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि प्लासी का जो युद्ध था वो कब लड़ा गया था? 23 जून 1757। कहां पे लड़ा गया था? ये गंगा जो नदी है ना, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में। कहां पर? प्लासी नामक स्थान में लड़ा गया। प्लासी नामक स्थान है, वहां पर लड़ा गया था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो लड़ा गया था जो लड़ा गया था युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच? अंग्रेज जो था लॉर्ड क्लाइव है ना, उसको रॉबर्ट क्लाइव बोलते, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, और किसके बीच? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग? सिराजुद्दौला। अच्छा, इसमें जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई प्लासी की। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसको नोबेल पुरस्कार के सम्मानित नहीं किया गया? मतलब अभी तक ऐसे कौन सी, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे दिया अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और मदर टेरेसा। तो अमर्त्य सेन को तो नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिल चुका है। मदर टेरेसा को पीस, शांति के क्षेत्र में मिल चुका है। बट महात्मा गांधी को आज तक नोबेल प्राइज यहां पर इनके नाम पर नहीं मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। इनको अभी तक कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। सो नाउ मूव टू 17th क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 कार्यकाल हो चुका था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए, क्या क्या? बीडी शर्मा, चेंगल राव रेड्डी, के एम चांडी और बलराम जाखड़। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राज्यपाल मध्य प्रदेश में 3 बार लगातार रह चुके हैं? तो क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? बीडी शर्मा। क्या आएगा? बीडी शर्मा। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, इंद्रधनुष को आकाश में देखा जा सकता है। अगर बात की जा रही है यहां पर किसकी? इंद्रधनुष को। तो आप कब देख सकते हैं इंद्रधनुष को आकाश में? जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप यहाँ पे खड़े, ये हो गया आपकी लोकेशन, ठीक है, और आप देख रहे हो इधर, और आपके सामने क्या हो रही? बारिश, और सूर्य आपके जस्ट कहां है? पीछे। कहां पर है? पीछे। अब इसका क्या होगा? लाइट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, और इसी वर्ण विक्षेप मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स आएगी तो इन पे ये सूर्य की किरणें टकराएगी और क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, और उसी वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होगा दोस्तों? इंद्रधनुष दिखेगा। मतलब जब आपके सामने वर्षा हो रही है और सूर्य आपके पीछे है, तब जाके क्या दिखेगा हमको? इंद्रधनुष। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जब सूर्य आपके पीछे हो। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ये साइंस से रिलेटेड। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। ये भी साइंस का क्वेश्चन है कि घर्षण के नुकसान यह है कि क्या क्या नुकसान है? क्या इसके कारण टूट फूट होती है? घर्षण के कारण? हाँ बिल्कुल होती है टूट फूट घर्षण के कारण। अरे आप बार बार किसी चीज को टकराते जाओगे तो टूट फूट तो होगी ना, वो घर्षण है एक प्रकार का। घर्षण मतलब
दो चीजों का आपस में घसटाना वही घर्षण कहलाता है, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। यह ऊर्जा की बहुत बर्बादी करता है, बिल्कुल करेगा ऊर्जा की बर्बादी घर्षण। इससे उत्पन्न उष्मा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर भाई दो चीज को आपस में टकराओगे तो क्या होगा, एक हीट जनरेट होगी ना। तो ये आंसर, ये ऑप्शन भी सही, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है कि घर्षण के नुकसान यह है कि क्या है, सारे नुकसान है घर्षण, ये सारे यहाँ पर क्या दिए हुए इसके डिसएडवांटेजेस। सो नाउ मूव टू, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया कहलाती है। वनस्पति का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे, अगर ये पेड़ पौधे लाखों करोड़ों साल से अंदर दबे और कोयले में तब्दील हो गए, मृत वनस्पति हैं, कोयले में तब्दील हो गए, जीवाश्म जिसको बोल सकते हैं आप, तो कोयले में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया पूछा है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, धीमी प्रक्रिया। तो इसमें ऑप्शन दिया क्या, एस्टिकरण है क्या, साबुनीकरण है क्या, कार्बोनीकरण है कि बहुलीकरण। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोयला संबंधित है कार्बन से, किससे संबंधित है, कार्बन से। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या टिक करेंगे आप, कार्बोनीकरण। ठीक है दोस्तों, अब बात आ रही कि ये तीन जो ऑप्शन बच गए इनका क्या क्या मतलब है। तो एस्टरीकरण की मैं आपकी बात बताऊं, एस्टरीकरण होता क्या है। तो एस्टरीकरण में क्या होता है दोस्तों कि एस्टर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है एस्टरीकरण, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है, एल्कोहल की प्रेजेंस में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। मतलब क्या होता है, एस्टर का जब निर्माण करते हो तब वहां पे क्या रहना जरूरी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होना जरूरी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तब जाके क्या होगा भाई, अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एस्टरीकरण। अब बात आती है साबुनीकरण की। तो साबुनीकरण क्या होता है, इसमें साबुन का निर्माण होता है। भाई साबुन का नाम है तो क्या होगा, साबुन का निर्माण। अच्छा, साबुन का निर्माण कैसे करते हैं हम बताता हूं मैं, रुक जाओ थोड़ी देर। साबुन का निर्माण करते हैं वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा के जली घोल को गर्म करके। जो भी वनस्पति तेल होता है, वनस्पति जो तेल होता है ना दोस्तों, उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। और जैसे ही इसको गर्म किया जाता है, या फिर कॉस्टिक सोडा को भी गर्म किया जाता है, तो उससे जो प्राप्त होता है उससे क्या होता है, हमको साबुन क्या होता है, प्राप्त होता है। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। क्या करते हैं साबुन बनाने के लिए, साबुनीकरण में वनस्पति तेल को गर्म कर दो, उससे क्या हो जाता है, साबुन का निर्माण। एक लास्ट ऑप्शन बचा है क्या, बहुलीकरण। क्या होता है, तो बहुलीकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अणु मिलकर एक बड़े अणु का जब निर्माण करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलीकरण बोलते हैं। बट हमको पूछा क्या गया था, मृत वनस्पति को कोयले में परिवर्तित करने की धीमी प्रक्रिया क्या है, तो आपको क्या टिक करके आना था, कार्बोनीकरण। तो दोस्तों आई थिंक ये 20 क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक बार वीडियो में देख लेते हैं, और अगर एग्जाम आपके ज्यादा दूर नहीं है, अब अगस्त में एग्जाम होने वाली है, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी जीएस का नहीं छूटने वाला। ये सब आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एग्जाम 2016। तो अगर मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतना ज्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।